हमें ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है जिनमें दुश्मन की आंखों में आंखें डालने का हौसला हो, और इसमें वो तमाम सिफात मौजूद हैं जो एक मुजाहिद में होनी चाहिए। कमांडर फैज़ अली ने कहा, माशा अल्लाह। अपने बारे में कमांडर रशीद की राय जानकर जो खुशी हुई, इसका अंदाज़ा सिर्फ मैं ही लगा सकता हूँ। ये मुजाहिदों की जिंदगी थी, यहाँ ना कोई बिस्तर था, ना कोई दूसरी आसाइश, पथरीला फर्श ही उनका बिस्तर था। कमांडर फैज़ अली ने एक लड़के को इशारा किया तो उसने उठकर तेल वाला चूल्हा जलाया और केतली में चाय का पानी रख दिया। केतली धुएं से बिल्कुल सियाह हो रही थी। कमांडर रशीद फैज़ अली को श्रीनगर के हालात से आगाह कर रहा था, और मैं उनकी बातों से अंदाज़ा लगा रहा था कि फैज़ अली न सिर्फ श्रीनगर बल्कि वादी के दूसरे इलाकों के हालात से भी बखूबी वाकिफ था। उन दिनों अनंतनाग और पहलगाम की तरफ भारतीय फौजियों और मुजाहिदीन में कुछ झड़पें हो रही थी। उनके बारे में उसे पूरी मालूमात हासिल थी। किस झड़प में भारतीयों का कितना नुकसान हुआ, कितने फौजी मुजाहिदीन के हाथों जहन्नम वासिल हुए और कितने मुजाहिदीन ने जामे शहादत नोश किया। मैं बड़े गौर से उनकी बातें सुनता रहा। इस दौरान चाय भी तैयार हो गई। बगैर दूध का कहवा बड़े नाप तोल से बनाया गया था और बेहद खुश जायका था। कमांडर रशीद ने कहवे की चुस्की लेते हुए पूछा, हाँ अब बताओ क्या सूरत हाल है? वो फौजी कैनोआए किस वक्त पहुंच रहा है और उसमें क्या कुछ शामिल है? कमांडर फैज़ अली ने जवाब दिया, गोला बारूद से भरे हुए 4 ट्रक, जिनकी हिफाजत के लिए 2 ट्रकों पर मुसल्लाह फौजी भी होंगे, एक ट्रक आगे और एक पीछे। उन दोनों ट्रकों पर लाइट मशीन गनें फिट होंगी। पहले इत्तला ये थी कि ये काफिला 8 बजे यहाँ से गुजरेगा, लेकिन अब ताज़ा तरीन इत्तला ये है कि वो काफिला रात को ठीक 12 बजे श्रीनगर छावनी से रवाना होगा और 1 बजे के करीब इस जगह से गुजरेगा। कमांडर फैज़ ने मजीद बोला, ये मुसद्दिका इत्तला है। काफिले के आगे पीछे 2 ट्रकों पर 24 फौजी होंगे, 12 आगे वाले ट्रक पर और 12 पीछे वाले ट्रक पर। कमांडर रशीद ने पूछा, तुमने हमले के लिए कौन सी जगह मुंतखब की है? फैज़ अली ने जवाब दिया, यहाँ से 4 मील आगे तकरीबन 150 गज तवील एक तंग सा रास्ता है, जिसके इख्तिताम पर बरसाती नाले का पुल है। हम उस काफिले को उस रास्ते ही में घेर लेंगे, इस तरह इन्हें आगे या पीछे जाने का मौका नहीं मिलेगा। कमांडर रशीद ने सर हिलाया और कहा, अच्छा आइडिया है, लेकिन क्या तुम्हारे पास आदमी कम नहीं हैं? फैज़ अली ने जवाब दिया, 8 हम लोग हैं और 3 आप लोग। हमारा हर मुजाहिद 10-10 भारतीय फौजियों पर भारी है। तुम जानते हो हम नफरी को भी खातिर में नहीं लाते। जंग के लिए उसे ज्यादा जज्बे और शौक शहादत की ज़रूरत होती है, और हमारा हर मुजाहिद इस जज्बे से सरशार है। तारीख गवाह है कि इस वादी में मुट्ठी भर मुजाहिदों ने अपने से कई गुनाह ताकतवर दुश्मन नफरी को खाक व खून में लौटाया है। कमांडर रशीद ने कहा, जानता हूँ मेरे भाई, ये जज्बा जिहाद और आज़ादी की लगन ही तो हमें आगे बढ़ा रही है। अगर ये लगन और जज्बा ना होता तो तहरीक बहुत अरसा पहले दम तोड़ चुकी होती। लेकिन अब वो वक्त दूर नहीं जब हम इन कासबों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। करीब बैठे हुए मुजाहिदीन ने बैयत ज़बान कहा, इंशाअल्लाह। फैज़ अली ने मुजाहिदीन की तरफ देखते हुए कहा, आप सब लोग एक बात सुन लें। कैनोआए पर हमले की मंसूबा बंदी उस जगह पर पहुंचकर की जाएगी और आप सब लोग कमांडर रशीद के अहकामात के पाबंद होंगे, और इस मुहिम में जाम शहादत नोश करने वाला हम में सबसे ज्यादा खुश नसीब होगा। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ, फिर बोला, एक बात आप सब लोग जानते हैं कि ये जंग हम अपने किसी जाती मफाद के लिए नहीं लड़ रहे। हम आज़ादी हासिल करना चाहते हैं, वो जंजीरें तोड़ देना चाहते हैं जिनमें हमें बरसों से जकड़ कर रखा गया है। हम आज़ाद पैदा हुए हैं और आज़ाद रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें गुलाम नहीं बना सकती। वो एक बार फिर खामोश हो गया। उसकी नज़रें मुजाहिदीन के चेहरों पर फैल रही थीं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसकी आवाज़ मेरी समाज से टकराने लगी। वो कह रहा था, हिंदू बनिए ये समझ बैठे हैं कि ताकत के बल बूते पर हमें अपना गुलाम बना लेंगे।
हमारी कौम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, बच्चों और बूढ़ों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, नौजवानों को गोलियों से छलनी किया जा रहा है और हमारी माओं और बहनों की अस्मतें तार तार की जा रही हैं। लेकिन अब ये सब कुछ नहीं होने दिया जाएगा। माओं और बहनों के दुपट्टों की तरफ उठने वाला हर हाथ काट दिया जाएगा। हमारे नौजवान अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर दुश्मन के सामने सीना सिपर हो रहे हैं। नफरी और सामान के हवाले से हमारा उनका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन हमारे पास जिहाद का जज्बा है, शौक शहादत है और आज़ादी की लगन है। यही हमारे वो हथियार हैं जिनका दुश्मन मुकाबला नहीं कर सकता। इसी जज्बे ने हमें पहले भी कामयाबियां बख्शी हैं और आज भी हम कामयाब व कामरान होंगे। ये सुनकर मेरे मुंह से भी बेइख्तियार निकला, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कमांडर फैज अली बोला, एक बात और, इस कार्रवाई के बाद कम से कम एक हफ्ते तक कोई इस तरफ का रुख नहीं करेगा। ये गार हमारे चंद महफूज तरीन ठिकानों में से एक है। मैं नहीं चाहता कि ये दुश्मनों की नज़रों में आ जाए। कार्रवाई की तकमील के बाद सब लोग मुख्तलिफ इलाकों में निकल जाएंगे और आज से ठीक 8वें दिन हम यहाँ जमा होंगे। सब ने इस बात में सर हिला दिया। गार के कोने में रखी हुई वो तीनों पेटियां खोल ली गईं, उनमें एमोनेशन भरा हुआ था। फैज अली मुजाहिदीन में एमोनेशन और दस्ती बम तकसीम करने लगा और कमांडर रशीद ने एक बेल्ट मेरी कमर पर बांध दिया। उसने एक मशीन गन उठाई और मुझे उसके इस्तेमाल का तरीका समझाने लगा। सब मशीन गन मेरे लिए कोई नई चीज नहीं थी। फिर वो एक दस्ती बम उठाकर मुझे समझाने लगा, तुम्हारा हाथ इस पतरी के ऊपर होना चाहिए। उसने हैंड ग्रेनेड पर ऊपर से नीचे की तरफ लगी हुई एक फौलादी पतरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, गिरफ्त बहुत मजबूत होनी चाहिए। ये पिन खींचने के बाद गिरफ्त ढीली हुई तो बम तुम्हारे हाथ में ही फट जाएगा और तुम्हारे परखचे उड़ जाएंगे। वो पिन खींचने और बम फेंकने का तरीका समझाने लगा। मुझे 2 हैंड ग्रेनेड दिए गए थे जो मैंने बेल्ट के हुक्म में उड़स लिए। सब मशीन गन लोड थी। 4 फाजल मैगजीन भी मुझे दे दिए गए। मुजाहिदीन रवानगी के लिए तैयार हो गए। सबसे आखिर में गार से निकलने वाले मुजाहिद ने लैंप बुझा दिया था। मैं जितनी देर तक गार में बैठा रहा उन मुजाहिदीन की शक्लें देखता रहा था। कमांडर फैज अली की उम्र 30-32 के लगभग रही होगी, जबकि दूसरों में से किसी की उम्र भी 24-25 साल से ज्यादा नहीं थी। एक लड़का मेरा तकरीबन हम उम्र था, वो मेरे साथ साथ चल रहा था और मैं भी उससे कुछ बेतकल्फ हो गया था। वो 2 साल से छापा मार कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहा था और मुझे अपने पिछले कारनामों के बारे में बता रहा था। रास्ता बहुत ही कठिन और दुश्वार था। हम तकरीबन 3 घंटे तक चलते रहे। फासिला अगरचे ज्यादा नहीं था, लेकिन हम पहाड़ियों में तवील चक्कर काटते हुए चल रहे थे और बिलाखिर उस जगह पहुंच गए जो कमांडर फैज अली ने फौजी काफिले पर हमले के लिए मुंतखब की थी। किसी काफिले को घेरने के लिए ये वाकई बहुत आइडियल और लाजवाब जगह थी। वो तंग सा रास्ता तकरीबन 150 गज तवील था। कमांडर रशीद और फैज अली कुछ देर तक उसके गिरदो नवा का जायजा लेते रहे। फिर कमांडर रशीद मुजाहिदीन को मुख्तलिफ जगहों पर तैनात करने लगा। कुछ मुजाहिदीन को सड़क के दूसरी तरफ भेज दिया गया था। 2 लड़कों को रास्ते के इख्तिताम पर बरसाती नाले के पुल के दोनों तरफ तैनात कर दिया गया था, जबकि 2 मुजाहिदीन ने रास्ते के दूसरी तरफ पोजीशनें संभाल ली ताकि वापसी का रास्ता भी मसदूद किया जा सके। रास्ते को पूरी तरह घेरे में ले लिया गया था। काफिले के इस रास्ते में दाखिल होने के बाद किसी के जिंदा बच निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तमाम मुजाहिदीन को सख्ती से ये हिदायत कर दी गई थी कि जब तक कमांडर रशीद सिग्नल ना दे कोई भी फायर ना खोले। मैं कमांडर रशीद के साथ था। हमने बैठने के लिए सड़क से तकरीबन 8 फीट ऊपर पत्थरों में ऐसी जगह मुंतखब की थी कि अगर सड़क पर से किसी गाड़ी के हेड लैंप की रोशनी भी पड़ जाती तो हम नजरों में नहीं आ सकते थे। हमारे चारों तरफ गहरी तारीकी और सन्नाटा था। कमांडर रशीद थोड़ी थोड़ी देर बाद उचक कर सड़क की तरफ देख लेता था।
तकरीबन आधा घंटा गुजर गया और पुल पर किसी गाड़ी के इंजन की मध्यम सी आवाज सुनकर मैं चौंक गया। कमांडर रशीद ने भी ये आवाज सुन ली थी। वो एक बार फिर उचक कर सड़क की तरफ देखने लगा। वो एक से ज्यादा गाड़ियों की आवाजें थीं, जो कभी तो करीब से आती हुई महसूस होती और कभी हुआ के दोष पर बहुत दूर चली जाती, और फिर बहुत दूर मुतहर्रिक रोशनियां दिखाई देने लगी। उस तरफ सड़क गालिबन बल खाई हुई थी, जिसकी वजह से रोशनियों के जाविये भी बार बार बदल रहे थे। मैं पोजीशन लेकर बैठ गया और सब मशीन गन का सेफ्टी कैच हटा दिया। वो रोशनियां बतदरीज करीब आती जा रही थी और उस वक्त मुझ पर अजीब सी कैफियत तारी थी। सनसनी की लहरें पूरे बदन पर बरकी रो की तरह दौड़ रही थीं और राइफल पर मेरी गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर होती जा रही थी। कमांडर रशीद ने मेरी तरफ देखा, मेरा कंधा थपथपाया और मुझसे चंद गज दूर चला गया। रोशनियां करीब आती जा रही थीं और फिर ये काफिले का पहला ट्रक रास्ते में दाखिल हो गया। पिछले ट्रक के हेड लैंप्स की रोशनी में एक ट्रक पर सवार भारतीय फौजी साफ नजर आ रहे थे। एक लाइट मशीन गन ट्रक के सामने के रुख पर नस्ब थी, एक दाएं और एक बाएं तरफ। गनमैन मुस्तैद खड़े थे, बाकी फौजी भी सब मशीन गने संभाले चाक और चौबंद नजर आ रहे थे। पिछले 4 ट्रकों पर तरपालें पड़ी हुई थीं, सबसे आखिर वाले ट्रक पर भी उसी तरह चारों तरफ लाइट मशीन गने फिट थीं। पहला ट्रक रास्ते के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा था और फिर आखिरी ट्रक भी रास्ते में दाखिल हो गया। उसके साथ ही कमांडर रशीद की चंघाड़ती हुई आवाज फिजा में गूंज उठी। फायर! फिजा एकदम फायरिंग और धमाकों की आवाज से गूंज उठी। कैनोआई के ट्रकों पर चारों तरफ से आग बरसने लगी और बरसाती नाले के पुल के साथ तैनात मुजाहिदीन की फायरिंग से काफिले के अगले ट्रक के टायर धमाकों से फट गए। वो ट्रक लड़खड़ाया और पीछे आने वाले ट्रक एक दूसरे से टकराने लगे। हमारी तरफ से अचानक फायरिंग शुरू होते ही ट्रकों के ड्राइवर गड़बड़ा गए थे। ट्रक बेकाबू होकर एक दूसरे से टकराने लगे तो ट्रकों पर सवार फौजी भी इस अचानक उफ्तादा पर बदहवास हो गए। मुजाहिदीन की तरफ से इस किस्म की कोई कार्रवाई उनके लिए गैर मुतवक्के नहीं रही होगी। वो यकीनन बहुत मुहतात थे, मगर हमारा ये हमला इस कदर अचानक था कि उन्हें फौरी तौर पर संभलने का मौका नहीं मिल सका था, और जब वो संभले तो उनके कई साथी जहन्नम रसीद हो चुके थे। मैं सीने के बल लेटा हुआ था और राइफल पर मेरी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मैंने ट्रैगर दबा दिया तो तड़तड़ाहट की आवाज मेरे कानों के करीब गूंजती चली गई। मेरी राइफल से निकलने वाले अंगारे ट्रकों की तरफ लपक रहे थे। एक ट्रक का ड्राइवर नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। मैंने राइफल का रुख उस तरफ मोड़ दिया और कई गोलियां उसके जिस्म में पेवस्त हो गई थीं। वो ट्रक के खुले हुए दरवाजे से कलाबाजी खाता हुआ नीचे गिरा और खाक को खून में लूटने लगा। वो मेरा पहला शिकार था। इस पहली कामयाबी पर मेरा दिल खुशी से बलियों उछलने लगा। ट्रकों पर नस्ब मशीन गनें भी अब लड़खड़ा रही थीं। कई गोलियां मेरे सर के ऊपर से गुजरती हुई चट्टान में लग रही थीं और पत्थर के टुकड़े उड़ उड़कर मेरे ऊपर गिर रहे थे। कमांडर रशीद फायरिंग करता हुआ मुझसे कई गज दूर निकल गया था, मगर मैं अपनी जगह पर जमा हुआ था। भारतीय फौजी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। एक गन ने मेरी पोजीशन का अंदाजा लगाकर अपनी गन का रुख इस तरफ मोड़ दिया और लातादाद गोलियां मेरे पास बड़े पत्थरों पर लगने लगी। पत्थर का एक उड़ता हुआ टुकड़ा बाएं कंधे से जरा नीचे मेरे बाजू पर लगा और मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। राइफल मेरे हाथ से छूट गई और मैंने उस हाथ से अपना जख्मी बाजू थाम लिया। पहले तो मैं समझा कि शायद गोली लगी है, लेकिन अगर गोली लगती तो मेरा बाजू हरकत के काबिल ना रहता। गोलियां अब भी मेरे चारों तरफ बरस रही थीं और मेरा जिस्म पसीने से शराबोर हो गया। दिल की धड़कन काबू से बाहर हो रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि उठकर यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन मैं ये भी जानता था कि अगर उठकर भागने की कोशिश की तो मेरा जिस्म गोलियों से छलनी हो जाएगा। मैंने चारों तरफ देखा, हर तरफ फिजा में अंगारे से नाचते हुए नजर आ रहे थे।
दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हो रही थी। मैंने कमांडर रशीद को आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने एक बार फिर कदरे जोर से पुकारा। मेरी आवाज हलक में अटकी हुई थी, लेकिन इस मर्तबा मुझे मायूसी नहीं हुई थी। कमांडर रशीद की चीखती हुई आवाज चंद गज के फासले से सुनाई दी। ठहरो, री अटैक, वो चीखते हुए कह रहा था। पीछे हटते जाओ, ऊपर जाने की कोशिश करो। मैंने राइफल संभाल ली और रेंगता हुआ आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। अब मुझे पता चला था कि जंग का मुहाज किया होता है और हमारे मुजाहिदीन किस तरह अपनी जिंदगियां दांव पर लगाकर आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। अब मुझे ये भी एहसास हो रहा था कि आज़ादी किस तरह हासिल की जाती है। इसके लिए खून बहाना पड़ता है और नस्लें कुर्बान करनी पड़ती हैं। मैं सीने के बल रेंगता हुआ पत्थरों की आड़ में तकरीबन 10 गज पीछे चला गया। अब आगे ऐसी जगह थी कि खड़े होना जरूरी था, और जैसे ही मैंने अपनी जगह से उठने की कोशिश की, एक गोली सनसनाती हुई मेरे कान के करीब से गुजर गई। मैं एकदम नीचे गिर गया और मेरा दिल खिजा रसीदा पते की तरह कांपने लगा था। मौत मुझसे चंद इंच के फासले से गुजर गई थी, लेकिन मैं अब भी महफूज नहीं था। दफतन एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। हमारे किसी मुजाहिद ने हैंड ग्रेनेड फेंका था, जो एक ट्रक के करीब सड़क पर गिरकर फटा, लेकिन वो बम ट्रक को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सका था। मुझे भी दस्ती बम का ख्याल आ गया। मेरे पास 2 दस्ती बम थे। मैंने एक बम बेल्ट से निकाल लिया और राइफल को जमीन पर रख दिया। सीधे हाथ में बम को मजबूती से गिरफ्त में लिया और उल्टे हाथ की उंगली पिन की रिंग में डालकर उसे एक झटके से बाहर खींचा। बम पर मेरी गिरफ्त और मजबूत हो गई। फिर मैंने बम को पूरी कुव्वत से एक ट्रक की तरफ उछाल दिया। फौलादी पतरी के बम से अलग होने से एक आवाज उभरी। मैं दोनों हाथ कानों पर रखकर नीचे झुक गया और फिर चंद सेकंड बाद ही एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में कई इंसानी चीखें भी शामिल थीं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।